नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, केम छो, की हाल चाल गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो शिवम सर मैकेनिकल। जी हाँ दोस्तों, मैं आ चुका हूँ फटाफट से आप लोगों के लिए 30 क्वेश्चंस इन 30 मिनट की सीरीज लेकर के। आज का टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स। और गाइस आज के जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन होंगे, आप लोगों से बनेंगे भी, क्वेश्चन का लेवल भी बढ़िया होगा और आप लोगों को कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो चलो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। बट उसके पहले अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो गुलाबी दो के साथ सेशन को सबसे पहले लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, इन अ साइक्लिक प्रोसेस वेयर नेटवर्क इज पॉजिटिव एंड द इंटरनल एनर्जी चेंजेस ओवर द साइकिल इज जीरो, देन द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। राइट, अब देखो गाइस, इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन पूछा है। इन्होंने बोल दिया साइक्लिक प्रोसेस है जहां पर नेटवर्क पॉजिटिव दिया हुआ है और इंटरनल एनर्जी चेंजेस ओवर अ साइकिल इज जीरो, मतलब इंटरनल एनर्जी जीरो हो गई। राइट, अब वर्क डन हो रहा है, इंटरनल एनर्जी जीरो, तो वो किसके फॉर्म में जाएगा? हीट के ही फॉर्म में जाएगा। ठीक है, चलो तो फिर यहां पर क्या आंसर होगा इसको समझते हैं। व्हाट विल बी, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू? Okay, the system absorbs more heat than it rejects. Okay, now heat rejected equal to the work done. Now internal energy increases और entropy changes zero for surrounding. इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लग रहा होगा कि इसका आंसर हो जाएगा heat rejected equals to work done. राइट, आप समझो, इन्होंने बोला है साइक्लिक वर्क डन पे क्या है? वर्क पॉजिटिव है। राइट, इंटरनल एनर्जी जीरो है। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू? नाउ सिस्टम एब्जॉर्ब्स मोर हीट देन इट रिजेक्ट्स। ओके, हीट रिजेक्टेड इक्वल टू द वर्क डन, क्या होना चाहिए? समझो मैं जो आप लोगों को बताना चाहता हूं। भाई इन्होंने एक चीज बोल दी कि यहां पर जब आप लोगों का वर्क डन हो रहा है, राइट, मान लो ये मेरा सिस्टम है और सिस्टम में जब वर्क डन हो रहा है उस केस में इंटरनल एनर्जी चेंज ओवर द साइकिल इज जीरो। राइट, मतलब कि आप लोगों का इंटरनल एनर्जी चेंज हो नहीं रहा है। मतलब क्या इंटरनल एनर्जी में कोई भी चीज आ रही है? नहीं आ रही है। अब यहां पर जो वर्क डन है वो पॉजिटिव है, वर्क डन पॉजिटिव है, और जब वर्क डन पॉजिटिव है तो मतलब क्या होगा कि यहां पर जो आप लोगों का सिस्टम है उसमें हीट जो रिजेक्ट हो रही है वो वर्क डन के इक्वल होनी चाहिए। राइट, यही तो होगा, है ना? नहीं, यही वाली चीज आप लोगों को समझनी है। यहां पर ये वाली बात समझो कि भैया जो आपका इंटरनल एनर्जी है वो तो जीरो हो रहा है, चेंज इंटरनल एनर्जी का जीरो हो रहा है, और यहां पर वर्क डन पॉजिटिव है। तो वर्क डन जब पॉजिटिव होता है मतलब वो बाय द सिस्टम होगा। भाई वर्क डन बाय द सिस्टम ही तो पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा मतलब कोई भी एनर्जी इंटरनल एनर्जी नहीं ले रही है। तो जो हीट एनर्जी है वो कौन एब्जॉर्ब कर रहा होगा? सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा होगा वर्क डन करने के लिए, क्योंकि यहां पर लिखा है नेट वर्क डन इज पॉजिटिव। और अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो वर्क डन करने के लिए उसे एनर्जी तो चाहिए। वो कौन सी एनर्जी होगी? इंटरनल हो नहीं सकती, मतलब हीट एनर्जी होगी। तो सिस्टम हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके ही तो वर्क डन करेगा। तो यहां पर जो आप कह रहे हो हीट रिजेक्टेड इज इक्वल टू द वर्क डन, दैट इज नॉट द एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। द सिस्टम विल एब्जॉर्ब मोर हीट देन इट रिजेक्ट्स, मतलब सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करेगा, ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा जितनी उसको रिजेक्ट करनी है। और जब सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा तभी तो जाकर के वो वर्क डन कर पाएगा। फील कर पा रहे हो? भाई मैं तुमसे बोल रहा हूं कि तुम्हें यहां से वहां तक जाना है ना, तुम्हें वर्क डन करना है, लेकिन वर्क डन करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें ट्रेन की टिकट, फ्लाइट की टिकट, कुछ तो चाहिए। अब वो टिकट लेने के लिए अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम क्या करोगे? किसी से उधार लोगे। तो इसी तरह वर्क डन करने के लिए जब इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो है, मतलब इंटरनल एनर्जी सिस्टम की नहीं ले सकती, तो फिर क्या लेना पड़ेगा? हीट ही तो लेनी पड़ेगी। तो हीट एब्जॉर्ब करेगा तभी तो पॉजिटिव वर्क डन देगा। समझ रहे हो? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहला ड्यूरिंग अ रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन ऑफ एन आइडियल गैस विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट। अब देखो गाइस, यहां पर इन्होंने बोल दिया रिवर्सिबल एडियाबेटिक। अब रिवर्सिबल एडियाबेटिक को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज आइसेंट्रोपिक। राइट, आइसे आप लोगों ने सुना होगा ना, रिवर्सिबल एडियाबेटिक और आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, रिवर्सिबल एडियाबेटिक और आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक बोलो या आइसेंट्रोपिक बोलो, आइसेंट्रोपिक बोलने का मतलब क्या हो जाता है मेरे लाल? जहां पर एंट्रोपी कांस्टेंट हो जाए। राइट, एंट्रोपी कांस्टेंट हो जाए। तो ये कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट? एंट्रोपी। आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज,
अब देखो गाइज, आइसोलेटेड सिस्टम बोल दिया। आइसोलेटेड सिस्टम कहने का मतलब हो जाता है एक ऐसा सिस्टम जिसमें ना ही मास का ट्रांसफर हो और ना ही हीट का ट्रांसफर हो। इस तरीके के सिस्टम को हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे जानते हैं, और उस एग्जाम्पल को हम लोग क्या बोलते हैं? उस एग्जाम्पल को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्स, राइट। यूनिवर्स एक तरीके से देखा जाए तो बनाया गया, मतलब एक एक्सपेक्ट करने वाला सिस्टम हो जाता है कि हम आइसोलेटेड सिस्टम को एज अ यूनिवर्स, एज एन आइसोलेटेड सिस्टम हम कंसीडर कर सकते हैं। तो अब अगर देखा जाए एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स के बारे में बात हो रही है, तो रिमेन्स कांस्टेंट ये रिवर्सिबल के केस में हो सकती है, लेकिन अभी नहीं देखेंगे क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा कुछ कंडीशंस हैं। बिकम जीरो एट 0 केल्विन, नहीं। इंक्रीजेज इन ऑल रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस, सही है। इंक्रीजेज ओनली इन आइसोथर्मल प्रोसेस, नहीं, गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखो रिमेन्स कांस्टेंट बोल दिया, तो रिमेन्स कांस्टेंट में तुम लोगों को देखना पड़ेगा कि भाई रिमेन्स कांस्टेंट है तो ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के लिए। अगर इसमें लिखा होता रिमेन्स कांस्टेंट फॉर रिवर्सिबल तब तो सही था, लेकिन इसमें लिखा नहीं है। और तीसरे वाले में लिखा है इंक्रीजेज इन ऑल रिवर्सिबल प्रोसेस, तो ऑल इरिवर्सिबल प्रोसेस लिखा है तो हम इसमें टिक करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है इफ प्रेशर इज डबल्ड एंड वॉल्यूम इज हाफ, कह रहा है P को इंक्रीज कर दिया, P को बना दिया 2P, ठीक, एंड वॉल्यूम को बना दिया वॉल्यूम बाई 2, मतलब वॉल्यूम को हाफ कर दिया, प्रेशर को डबल कर दिया। व्हाट हैपेंस टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस? क्या बात है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन। भाई साहब इसमें कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ दिमाग लगाना है, अपने आप आंसर आएगा। डबल्ड नहीं, हाफ नहीं, रिमेन सेम नहीं। समझो क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला है व्हाट हैपेंस टू द इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी किसकी निकाल रहे हो? मोनोएटॉमिक गैस है, ठीक है, आइडियल गैस है ना। आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी क्या होता है? फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। हमने पढ़ा है दैट इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है? mCv डेल्टा टी। मतलब ये जो आपका डेल्टा यू है दैट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो टेम्परेचर चेंज की वजह से वो चेंज होगा, बाकी और कभी चेंज नहीं होगा, जस्ट बिकॉज ये आइडियल टर्म इसमें यूज कर लिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर चेंज। आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विच थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी कैन नॉट मेजर डायरेक्टली। टेम्परेचर थर्मोमीटर से निकाला जाता है, प्रेशर बैरोमीटर से निकाल सकते हैं, वॉल्यूम भी मेजर कर सकते हैं, एंथैल्पी नहीं कर सकते। एंथैल्पी के लिए U प्लस PV सब चाहिए होता है, राइट। ये डायरेक्टली मेजर नहीं हो सकता। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रोसेस इज कॉल्ड क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। देखो क्वाजी का मतलब होता है ऑलमोस्ट, राइट। क्या होता है क्वाजी का मतलब? ऑलमोस्ट। और स्टैटिक का मतलब क्या होता है? एट रेस्ट। एक ऐसी प्रोसेस जो बिल्कुल ही रुकी हुई दिखाई दे, बिल्कुल ही रेस्ट पे दिखाई दे, या फिर इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस जो होती है उसको हम क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस बोलते हैं। मेरे लाल इट अकर्स विदाउट हीट इंटरेक्शन, काट दो। इट प्रोसीड इनफाइनाइटली स्लोली, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विच प्रॉपर्टी इज मोस्ट यूजफुल इन डिटेक्टिंग द चेंज इन पीवी डायग्राम। क्या बात है, क्वेश्चन का लेवल देखो भाई साहब। कह रहा है कौन सी प्रॉपर्टी है जो बहुत ज्यादा यूजफुल है फेस चेंज को देखने के लिए पीवी डायग्राम में। पीवी डायग्राम में फेस चेंज अगर आप लोगों को देखना है तो आप कैसे देख सकते हो? कौन सी प्रॉपर्टी से आपको पता चलेगा कि भैया यहां पर फेस चेंज हो रहा है? पहले तो समझो पीवी डायग्राम में फेस चेंज की प्रॉपर्टी देखनी है पीवी डायग्राम में। अच्छा आप समझो फेस चेंज हो रहा है मतलब कि दो फेजेस आ रहे होंगे, तो पीवी डायग्राम अगर मैं बनाना भी चाहूं तो ये पीवी डायग्राम आपको दिखेगा, बिल्कुल सही। अब अगर फेस चेंज हो रहा है तो मतलब मेरा यहां पर सैचुरेशन कर्व भी आएगा। क्या क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, राइट। ये है पीवी डायग्राम, ठीक है, ये पीवी डायग्राम आप लोगों को दिख रहा है। अब यहां पर अगर हम बात करें इंटरनल एनर्जी, तो क्या इंटरनल एनर्जी से आप लोग चेक कर सकते हो फेस चेंज? नहीं चेक कर सकते। एंथैल्पी से पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। फिर किससे पता चलेगा? एंट्रोपी से? नहीं, ये पता चलता है स्पेसिफिक वॉल्यूम से। किससे पता चलता है मेरे लाल? स्पेसिफिक वॉल्यूम से पता चलता है फेस चेंज के बारे में। कैसे डिटेक्ट करोगे फेस चेंज को स्पेसिफिक वॉल्यूम पे? तो भाई सिंपल सी बात है, तुम सभी लोगों को पता है कि जब मैं यहाँ पर सैचुरेशन कर्व में एक कांस्टेंट प्रेशर लाइन बनाता हूं, राइट, कांस्टेंट प्रेशर लाइन बनाऊंगा तो हर पॉइंट पे मैं फ्लूइड की प्रॉपर्टी निकाल सकता हूं, राइट। और तुम लोगों को पता है कि जिस तरीके से फेस चेंज होता हुआ चला जाएगा, लिक्विड लिक्विड प्लस वेपर और फिर वेपर, उस तरीके से इसकी स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू भी बढ़ती हुई चली जाएगी। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम से तुम फेस चेंज फिनोमेना को निकाल सकते हो, है ना।
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द बेसिस फॉर। ओके, अब देखो गाइस, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसने दिया था? सन 1931 में फाउलर साहब ने दिया था, और ये किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम मत कर देना, बेस्ड ऑन थर्मल इक्विलिब्रियम है, मतलब सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के बारे में ये बताता है, राइट? बेस्ड ऑन थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के बारे में बताएगा, ठीक है। तो ये हीट इंजन्स के बारे में नहीं बताएगा, एंट्रोपी मेजरमेंट नहीं बताएगा, टेम्परेचर मेजरमेंट बिल्कुल सही, इंटरनल एनर्जी कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। इसका एप्लीकेशन जो होता है वो होता है थर्मोमीटर। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन द क्लॉसेस इनइक्वालिटी द कंडीशन सिग्निफाइज रिवर्सिबल साइकिल। तो तुमको पता है भाई साहब, डेल्टा क्यू बाई टी जो हम लेते हैं, राइट, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू डी जीरो। अब इन्होंने बोला रिवर्सिबल, रिवर्सिबल के केस में क्या होता है? इक्वल टू जीरो, और इरिवर्सिबल के केस में लेस देन जीरो होता है। तो याद रखिएगा ये वाला कॉन्सेप्ट, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। ऑल्दो मुझे लगता है अगर आप तैयारी बहुत टाइम से अगर कर रहे हो तो आपको इसके बारे में पता होगा, और अगर आप अभी तैयारी करना शुरू कर रहे हो तो मेरे लाल ये चीज याद रखना, ये एग्जाम्पल में आ सकता है। लेस देन इक्वल, लेस देन जीरो, इरिवर्सिबल, इक्वल्स टू जीरो, रिवर्सिबल। तो इक्वल्स टू जीरो दिख रहा है, आंसर ऑप्शन नंबर बी। बी पर ताला लगा दीजिएगा, दैट विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्रेसेस द लिमिटिंग फैक्टर, ओके, इन अचीविंग कार्नोट एफिशिएंसी इन द प्रैक्टिकल इंजन्स। क्या बात है, कह रहा प्रैक्टिकल इंजन में, इसका कहने का ये मतलब है कि जो हम कार्नोट एफिशिएंसी निकालते हैं, कार्नोट साइकिल होती है, ये क्यों नहीं लगाई जा सकती प्रैक्टिकल इंजन पे? कोई तरीका या फिर कुछ भी? क्योंकि कार्नोट से तो सबसे ज्यादा एफिशिएंसी मिलती है, फिर हम क्यों नहीं लगा सकते? ऑप्शंस पढ़ते हैं। कह रहे स्पेसिफिक हीट वेरिएशन, नहीं, इसमें तो ये तो हर एक साइकिल में होता है ना। चलो, मटेरियल स्ट्रेंथ एट हाई टेम्परेचर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ओके, इनकम्प्लीट एक्सपेंशन, नहीं, फ्रिक्शनल लॉसेस ओनली, नहीं। देखो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। अब बी मुझे पढ़ के क्यों लग रहा है ये समझो। गाइस, कार्नोट साइकिल को, कार्नोट एफिशिएंसी को हम प्रैक्टिकल इंजन पे इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि जो कार्नोट एफिशिएंसी है, कार्नोट का तुमको फॉर्मूला पता होगा है ना, एफिशिएंसी का क्या होता है? 1 माइनस टी लोअर अपॉन टी हायर। मतलब अगर देखा जाए तो जो कार्नोट एफिशिएंसी है दैट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, राइट। अब अगर तुम एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हो तो तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, और अगर तुमने बहुत ज्यादा टेम्परेचर कर दिया तो जो मटेरियल है वो मेटल ही होगा, और मेटल आप लोगों का हाई टेम्परेचर पे क्या होता है? सॉफ्ट होने लग जाता है, डक्टाइल होने लग जाता है, तो मटेरियल स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी। हो सकता है ब्लास्ट ना हो जाए, हो सकता है मटेरियल मेल्ट होकर के इंजन सीज ना हो जाए, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इसलिए हम लोग कार्नोट साइकिल को नहीं लगाते। और दूसरी चीजें प्रैक्टिकली अचीव करना भी पॉसिबल नहीं है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है फॉर अ परफेक्ट गैस अंडरगोइंग अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ओके, वर्क डन इज 0 इफ द पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स n नहीं, n इक्वल्स टू इनफाइनाइट, राइट। ये डायग्राम हमेशा याद रखिएगा, है ना। ये देखो, ये सारी प्रोसेस है गाइज, इसको याद रखिएगा। ये आप लोगों से कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। अभी आप लोगों से वर्क डन के बारे में पूछ रहा है, जिसमें वैल्यूज आपको देनी है कि वर्क डन कितना होगा, वर्क डन 0 है तो क्या होगा। याद रखिएगा ये वाली जो लाइन होती है ये कांस्टेंट प्रेशर की लाइन होती है, और कांस्टेंट प्रेशर की लाइन पे n इक्वल्स टू हम लेते हैं क्या है? 0, राइट, 0। ये होती है आइसोथर्मल की लाइन, टेम्परेचर कांस्टेंट, यहाँ पर n की वैल्यू क्या होती है? 1। ये होती है पॉलीट्रॉपिक की लाइन, यहाँ पर n की वैल्यू होती है n। ये होती है गामा की लाइन, एडियाबैटिक प्रोसेस की, यहाँ पे n की वैल्यू हो जाती है गामा। और ये होती है कांस्टेंट वॉल्यूम की लाइन, यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाती है? इनफाइनाइट। अब बोला वर्क डन 0 मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए n क्या होता है? इनफाइनाइट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हीट पंप एब्जॉर्ब्स 1000 किलो जूल, ओके, फ्रॉम अ कोल्ड स्पेस एंड रिक्वायर्स 250 किलो जूल ऑफ द वर्क, ओके, इट्स COP विल बी। 1000 में 250 जोड़ो 1250, और 1250 को अगर 250 से डिवाइड कर दूं मैं तो 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 5। आंसर ऑप्शन नंबर डी, राइट। अब आप कहोगे सर जी ये क्या किया? देखो इन्होंने सबसे पहले क्या बोला है? हीट पंप के बारे में पूछा है, राइट। हीट पंप की COP निकालनी। इन्होंने बता दिया कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू, राइट, ये वैल्यू, ये क्या है? फ्रॉम अ कोल्ड स्पेस है, कोल्ड स्पेस की वैल्यू है, मतलब ये क्या है? TL है, राइट। अब तुम्हें यहां पर TL पता है कितना है?
1000, राइट। तुम्हें यहाँ पर डब्ल्यू इन पता है वो कितना है 250 है, और तुम्हें टी हायर निकालना है तो वो कितना हो जाएगा टी एल प्लस ऑफ डब्ल्यू इन। इसको सॉल्व करोगे तुम्हें यहाँ से कितना मिलेगा 1250, राइट। चलो अब अगर गाइज मैं यहाँ पर सीओपी ऑफ हीट पंप के बारे में बात करूं, सीओपी ऑफ हीट पंप ये कितना हो जाएगा टी हायर डिवाइडेड बाई डब्ल्यू इन। यही तो होता है दिल की तमन्ना, उसके लिए किया गया काम, राइट। तो ये कितना आ जाएगा 1250 डिवाइडेड बाई 250, 0 से 0 निकाल दो, 25 से कम 25, 25 पंचे 125, 5 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा व्हाई इज एंथैल्पी यूज्ड इंस्टेड ऑफ इंटरनल एनर्जी इन द फ्लो प्रोसेस लाइक टरबाइंस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहा है एंथैल्पी का ही यूज क्यों करते हैं इंटरनल एनर्जी की वजह, मतलब की जगह पर। हम इंटरनल एनर्जी का भी तो यूज कर सकते हैं, हमें क्या जरूरत है कि हम यहाँ पर एंथैल्पी का यूज करें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, कि टरबाइन में हम हमेशा एंथैल्पी निकालते हैं। देखो इसमें आप लोगों को बता दूं ऐसा क्यों करते हैं। जब तुम इंटरनल एनर्जी सिर्फ निकालोगे तो इंटरनल एनर्जी mcv डेल्टा टी तुम्हारा निकलेगा और सिर्फ इंटरनल एनर्जी की वैल्यू होगी। लेकिन जब तुम टरबाइन में एंथैल्पी निकालते हो तो एंथैल्पी चचा ऐसे हैं जो इंटरनल एनर्जी भी बता देते हैं प्लस साथ में पीवी भी बता देते हैं। पीवी क्या होता है आप लोगों का, वर्क डन भी बता देते हैं। तो मतलब तुम्हें एंथैल्पी से इंटरनल एनर्जी का तो पता चलता ही चलता है और साथ में वर्क डन का भी पता चलता है। देखो यही कह रहे हैं ना, व्हाई इज एंथैल्पी यूज्ड इंस्टेड ऑफ इंटरनल एनर्जी इन फ्लो प्रोसेस लाइक टरबाइंस। फ्लो प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी की जगह एंथैल्पी इसलिए यूज करते हैं क्योंकि एंथैल्पी से हम इंटरनल एनर्जी और वर्क डन दोनों देख सकते हैं। अब देखो, बिकॉज इट रिमेन्स कांस्टेंट काट दो, बिकॉज इंटरनल एनर्जी इज हार्ड टू मेजर, बिल्कुल गलत। बिकॉज इट इंक्लूड्स फ्लो वर्क, क्या बात है। बिकॉज टेम्परेचर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इट, नहीं। देखो टेम्परेचर डायरेक्टली रिलेटेड टू इट मैं तब तक नहीं बोलूंगा जब तक वहां पर टरबाइंस के बारे में फेज चेंज का फिनोमेना आता है। फेज चेंज पे टेम्परेचर कहानी बदल जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन एन आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन मतलब एक ऐसा कंप्रेशन हो रहा है जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है ऑफ एन आइडियल गैस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। नो वर्क इज डन, गलत। आइसोथर्मल वर्क डन हम निकालते हैं। इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, बिल्कुल नहीं। इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर कांस्टेंट तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट। हीट रिजेक्टेड इक्वल्स टू वर्क डन, ओके। और एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट, आइसोथर्मल कंप्रेशर पे एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट नहीं होता, वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन पे होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है सुपर हीटिंग इन द रैंकाइन साइकिल इज डन टू। देखो गाइस एक बात समझो, सुपर हीटिंग करने का मतलब क्या है, मतलब जो आप लोगों की वेपर है उसको और ज्यादा गर्म कर दो। जब तुम और ज्यादा गर्म करोगे वेपर को तो वेपर जब वर्क होता है, मतलब वेपर के ऊपर वर्क करते हैं तो वापस से लिक्विड स्टेट में कंडेंस होने लग जाती है। अब उसको वापस से देखा जाए तो उसकी जो वेपर उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है, तो जब तुम उसको वापस से गर्म करते हो तो ड्राई स्टेट में वापस आ जाती है। एक फायदा तो तुम्हारा ये होता है। दूसरी चीज तुम्हें पता है कि जब तुम सुपर हीट करोगे किसी भी वेपर को तो वो हीट एब्जॉर्ब करेगी तो उसकी टोटल हीट कैपेसिटी बढ़ जाती है। ये फायदा होता है सुपर हीटिंग से। ऑप्शंस देख लेते हैं, कह रहा है रिड्यूसेस मॉइस्चर एट टरबाइन एग्जिट, देखो बिल्कुल सही बात है। इंक्रीजेस एंथैल्पी, एंथैल्पी इज व्हाट, टोटल हीट कैपेसिटी, ये भी सही है। दो आंसर से, अच्छा आंसर ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, राइट। इंक्रीजेस कंडेंसर प्रेशर, नहीं, आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कैरनॉट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन 600 और 300 केल्विन, ठीक है। हीट इनपुट 900 दिया हुआ है, व्हाट इज द मैक्सिमम वर्क आउटपुट, क्या बात है, बढ़िया। तो कैरनॉट इंजन की पहले एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, 1 माइनस टी लोअर अपॉन टी हायर से, तो 300 बटा 600 अगर मैं करता हूं तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा 1/2, दैट इज 0.5, राइट। ये आ गई इसकी एफिशिएंसी। अब क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम वर्क आउटपुट निकालना है, तो मतलब मुझे 0.5 दिया है, मुझे W की वैल्यू निकालनी है जहां पर हीट इनपुट कितना दिया हुआ है 900। बहुत बढ़िया, W आ जाएगा 450। देखो ना ये 900 है, 1/2 या फिर 0.5 कुछ भी कर लो इंटू 900, ये तुम्हारा वर्क डन होगा। तो 2 से 90 को घटाओगे 45 आएगा, 450 आ जाएगा इसका आंसर। आंसर देख लेते हैं, 450 किलो जूल, आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स इज। अब देखो गाइस रिवर्सिबल बोल दिया, रिवर्सिबल प्रोसेस पे एंट्रोपी जो होती है वो कांस्टेंट होती है, राइट। और मतलब ये सिर्फ और सिर्फ मैं एंट्रोपी के बारे में बात कर रहा था, और जो एंट्रोपी चेंज होता है वो 0 होता है, राइट। दो क्वेश्चन इससे बन सकते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस पे। अब देखो रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में बात कर रहा है, ये साइकिल नहीं है, ठीक है, प्रोसेस है।
एंट्रोपी कांस्टेंट होगी और एंट्रोपी चेंज जीरो होगा। इन्होंने एंट्रोपी चेंज पूछा है तो क्या आंसर आ जाएगा? जीरो। आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा था करेक्ट यूनिट ऑफ द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर इन एसआई इज। ओके, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर के बारे में बात कर रहा है, करेक्ट यूनिट पूछ रहा है एसआई में। ओके गाइस, देखो बहुत सारे लोग इसमें आंसर लगाएंगे किलो जूल पर केजी केल्विन, राइट, लेकिन ये इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। रीजन समझो, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जब तुम एसआई यूनिट में लेते हो तो उसे मोल के टर्म्स में लेना पड़ता है, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा किलो जूल पर किलो मोल केल्विन। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सी विल बी द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, इट इज सेइंग दैट which assumption does not hold for the ideal Rankine cycle। ओके, आइडियल रैंकिन साइकिल के लिए आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है, बिल्कुल होता है। कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, बिल्कुल होता है। नेग्लिजिबल पंप वर्क क्या है रैंकिन पे, डज नॉट होल्ड फॉर आइडियल नेग्लिजिबल पंप वर्क। चलो एक बार भी ले लेते हैं। कांस्टेंट टेम्परेचर, ये गलत है गाइस, कांस्टेंट टेम्परेचर पे नहीं होता ना, ये तो प्रेशर होता है, राइट। आइसोबैरिक होता है ये प्रेशर, ठीक है, तो आइसोबैरिक होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन स्टडी वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन। भाई हीट कंडक्शन का क्वेश्चन है। थर्मल कंडक्टिविटी इज हाईएस्ट फॉर, जितना ज्यादा हैवी तुम लोगों का मेटल होगा, जितना डेंस तुम लोग का मेटल होगा, उतनी ज्यादा उसमें थर्मल कंडक्टिविटी होगी। अब थर्मल कंडक्टिविटी वाटर काट दो, एयर काट दो, कॉपर सही है, स्टीम काट दो। आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज रिमेन्स कांस्टेंट इन थ्रॉटलिंग प्रोसेस। देखो भाई थ्रॉटलिंग के बारे में बात कर रहा है। थ्रॉटलिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसको हम लोग आइसेंथैल्पिक प्रोसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे लाल? आइसेंथैल्पिक प्रोसेस भी बोलते हैं। अब ये जो आइसेंथैल्पिक प्रोसेस के बारे में बात कर रहा हूं, ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर टोटल हीट कैपेसिटी कांस्टेंट होती है, मतलब एंथैल्पी कांस्टेंट होती है। क्या होता है? एंथैल्पी कांस्टेंट होती है। इसको याद रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से बहुत सारे पूछे जा सकते हैं मेरे लाल, और इस तरीके के ही क्वेश्चन तुम लोगों को तैयार करने हैं, राइट। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, एंथैल्पी कांस्टेंट। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टीम सैंपल हैज ड्राइनेस फ्रैक्शन। कह रहा है कोई एक स्टीम सैंपल है जिसका ड्राइनेस फ्रैक्शन मतलब x की वैल्यू दी है 0.75। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द सैंपल, अच्छा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द सैंपल इज लिक्विड। कह रहा है कि भैया ड्राइनेस फ्रैक्शन, एक स्टीम का ड्राइनेस फ्रैक्शन दिया है कितना? 0.75, तो लिक्विड का कितना होगा? अब तुम लोगों को पता है ड्राइनेस फ्रैक्शन को मैं किससे डिनोट करता हूं? एक्स से। ये क्या बताता है? क्वालिटी ऑफ स्टीम बताता है। क्वालिटी ऑफ स्टीम मतलब टोटल स्टीम में वेपर कितना है ये बताता है। तो अगर टोटल स्टीम में वेपर 0.75 मतलब 75% है, तो बाकी बचा क्या होगा? पानी होगा। तो 75%, अगर 100 में से 75% तुम्हारा वेपर है, तो फिर पानी कितना होगा? 25% होगा। तो आंसर क्या होगा? 25%। बाय वॉल्यूम और बाय मास, बाय मास, राइट, ठीक है, मास होगा, ठीक है, बाय मास। फॉर्मूला भी होता है ना, एक्स का फॉर्मूला जब तुम देखते हो तो तुम क्या लिखते हो? मास ऑफ वेपर डिवाइडेड बाय मास ऑफ टोटल वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, इससे निकालते हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ बाइनरी मिक्सचर हैज टू कंपोनेंट्स। कह रहा है बाइनरी मिक्सचर के टू कंपोनेंट्स है, एग्जिस्ट इन टू फेजेस। ओके, अकॉर्डिंग टू द गिब्स फेज रूल डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी। तो भाई तुम्हें गिब्स फेज रूल पता है, P प्लस एफ बराबर C प्लस 2 होता है, C प्लस 2, राइट, ये पता है। कितने फेजेस हैं? बाइनरी हैज टू कंपोनेंट्स, C की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2 दी हुई है, ठीक है, एंड एग्जिस्ट इन टू फेजेस, P की वैल्यू भी कितनी दी हुई है? 2 दी हुई है, ठीक है। 2 से 2 काट दूं तो बचा क्या? F बराबर 2, F बराबर 2, राइट। डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें 2 आ जाएगा। लेकिन गाइस इसमें एक चीज है जो आप लोगों को समझनी है, राइट। अब यहां पर इन्होंने क्या बोल दिया है? बाइनरी मिक्सचर है जिसके 2 कंपोनेंट हैं और वो 2 फेज में एग्जिस्ट कर रहा है। अकॉर्डिंग टू द गिब्स फेज रूल क्या होना चाहिए इसका आंसर? गिब्स फेज रूल में गाइस एक चीज और भी बताई गई है कि ये जो 2 निकाला है ना, ये 2 वेरिएबल, ये किसकी वजह से आ रहे हैं? टेम्परेचर की वजह से आ रहा है और प्रेशर की वजह से आ रहा है, राइट। अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर गिब्स फेज रूल देखेंगे तो फिर यहां पर एटमॉस्फेयर पे एट एटीएम एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा वो क्या आएगा? 1 आएगा, राइट।
लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू द गिब्स फेज रूल देखूंगा तो इसका आंसर 2 आएगा, जस्ट बिकॉज मैंने यहाँ पर दो वेरिएबल लिए हैं, टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब ये किसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे नहीं निकाल रहा, इसलिए इसका आंसर मैं 2 दे रहा हूं। लेकिन अगर इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर या कुछ भी होता है तो आंसर इसका 1 भी हो सकता है, इतना याद रखिएगा, क्योंकि गिब्स फेज रूल में ये जो दो कंपोनेंट है वो दो कंपोनेंट है, टेम्परेचर और प्रेशर, और अगर उनमें से कोई एक कांस्टेंट हो गया तो वैल्यू फिर चेंज हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। कॉन्सिक्वेंसेस कहने का मतलब है उसका जो एक्सप्रेशन बाहर निकल के आ रहा है वो क्या है। कह रहा है रिवर्सिबल हीट इंजन हैव 100% एफिशिएंसी, ये तो हो ही नहीं सकता। नो इंजन कैन कन्वर्ट हीट फुल्ली इनटू वर्क, बिल्कुल सही बात कह रहा है भैया, 100% नहीं मिल सकती, PMM2 पॉसिबल नहीं है, वो ये बताना चाह रहा है। टेम्परेचर ऑफ द सिंक डजंट अफेक्ट द एफिशिएंसी, बिल्कुल गलत है। ऑल रियल प्रोसेस आर एडियाबेटिक, बिल्कुल गलत है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एट क्रिटिकल पॉइंट ऑफ वाटर, भैया क्रिटिकल पॉइंट मतलब क्या होता है, तो सैचुरेशन कर्व में ये वाला जो पॉइंट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। ये एक ऐसा पॉइंट होता है मेरे लाल जहां पर लिक्विड डायरेक्टली वेपर में फ्लैश हो जाता है, मतलब समय ही नहीं लगता, है ना। जिस तरीके से उन्होंने वो देखा होगा ना एवेंजर्स मूवी, एवेंजर्स में जब थैनोस ऐसे चुटकी बजाता है तो चुटकी बजाते ही लोगों को मरते भी टाइम नहीं लगता, तुरंत ही धुआं हो जाते हैं ना, तुरंत ही वो पता नहीं कैसे उड़ जाते हैं राख बन के, राइट। इसी तरीके से होता है क्रिटिकल पॉइंट पे, ऐसे पानी ऐसे ही गायब होता है। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। डेंसिटी ऑफ वेपर इज मच लेस देन लिक्विड, नहीं, डेंसिटी ऑफ वेपर और लिक्विड का तो उसमें कोई केस ही नहीं है। सरफेस टेंशन इज 0, पॉसिबल। फेज चेंज रिक्वायर्स लेटेंट हीट, क्रिटिकल पॉइंट पे तो कुछ वो नहीं, गलत है। हीट कैपेसिटी बिकम्स नेगेटिव, गलत है। इसका आंसर देखो गाइस, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, सरफेस टेंशन 0 बता रहा है। रीजन इसका यही है कि भाई लिक्विड और वेपर, तो लिक्विड में सरफेस टेंशन होता है, लिक्विड डायरेक्टली वेपर में फ्लैश हो रहा है, मतलब वहां पर लिक्विड बच ही नहीं रहा, तो सरफेस टेंशन कहां से आएगा, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन करें, इन स्टडी फ्लो थ्रू नोजल, नोजल से स्टडी फ्लो हो रहा है, नेग्लेक्टिंग हीट एंड पोटेंशियल एनर्जी, ओके, then the main conversion of will be, okay, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कह रहे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में तुम क्या लेते हो, एंथैल्पी लेते हो, साथ में तुम क्या लेते हो, काइनेटिक एनर्जी लेते हो, पोटेंशियल एनर्जी लेते हो, हीट लेते हो, राइट। यही फॉर्मूला होता है तुम्हारा, है ना। अरे तुम चाहो तो लिख दो मेरे लाल, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। H1 प्लस ऑफ हाफ ऑफ V1 का स्क्वायर प्लस ऑफ GZ1 प्लस ऑफ Q will be equals to H2 plus of half V2 का स्क्वायर प्लस ऑफ GZ2 और प्लस ऑफ W, यही होता है। और अगर तुमने यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ये दोनों हटा, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी हटा दी और इन्होंने क्या बोला है, नेग्लेक्टिंग हीट एंड पोटेंशियल एनर्जी, हीट भी हट गई तो मतलब वर्क भी हटेगा ही हटेगा, तो बचा क्या, तो यहाँ पर एंथैल्पी बचा और काइनेटिक एनर्जी बची। देख लेते हैं, थर्मल टू प्रेशर एनर्जी काट दो, एंथैल्पी टू काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कह रहा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस विद n इक्वल्स टू 1 बिहेव्स एज, ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया था जहां पर मैंने 0, 1 एंड गामा की कांस्टेंट की वैल्यू दी थी। अब यहाँ पर 1 पूछा है, मतलब इसका आंसर क्या होगा, आइसोथर्मल, राइट। आइसोकोरिक के लिए यहाँ पर n की वैल्यू क्या होती है, 1, आइसोकोरिक के लिए n की वैल्यू हो जाती है इनफाइनाइट, आइसोबैरिक के लिए n की वैल्यू हो जाती है 0, एडियाबेटिक के लिए n की वैल्यू हो जाती है गामा, जिसकी वैल्यू हम बाद में 1.4 लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है रिवर्सिबल प्रोसेस इज द वन दैट occurs at constant entropy, बिल्कुल गलत। has maximum work interaction, बिल्कुल सही बात है। involves only conduction heat transfer, गलत है। is always isothermal, गलत है। इसका आंसर बी। देखो भैया मैक्सिमम वर्क इंटरेक्शन क्यों होता है, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस में कोई लॉसेस नहीं होते, अगर लॉसेस नहीं है तो 100% कन्वर्जन पॉसिबल हो जाता है, इसलिए इसमें गैस टर्बाइन विथ रीजनरेशन, ओके, द प्राइमरी पर्पस ऑफ द रीजनरेटर इज टू, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। गाइस देखो रीजनरेशन के बारे में आप लोगों से एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक चीज ये समझिएगा, जब भी कभी मैं रीजनरेशन करूंगा तो वो मैं क्यों कर रहा हूं, तो जो मेरी हीट वेस्ट हो जा रही है ना भाई, हीट है जो मेरी वेस्ट हो रही है, उसी हीट का यूज करके मैं अगर अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा दूं, भाई वाटर जो मेरा हीट निकल रही है उससे जो वाटर है उसको मैं वापस गर्म कर दूं और वापस से बॉयलर पे भेजूं, तो उससे मेरा क्या होगा, मेरी जो बचत है वो बढ़ जाएगी, उससे मेरी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि इनपुट कम हो जाता है, आउटपुट सेम रहता है, आउटपुट नहीं चेंज होता। रीजनरेशन में आप लोग ये ध्यान रखिएगा, आउटपुट नहीं चेंज होगा, आउटपुट उतना ही होगा, बस इनपुट मेरा कम हो जाता है। जितना कोयला मुझे लग रहा था जलाने के लिए, है ना,
उसका कम कोयला लगने लग जाता है, क्योंकि भाई साहब पहले ही जो वेस्ट हीट है उसका यूज कर ले रहे हैं हम। ठीक है, अब देख लेते हैं ऑप्शन। रिड्यूसेस वर्क इनपुट, नहीं, वर्क इनपुट नहीं बढ़ता ना, राइट, ओके। इंक्रीजेस कंबशन टेम्परेचर, नहीं, कंबशन टेम्परेचर पे भी फर्क नहीं आता। रिकवर वेस्ट हीट टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, बिल्कुल सही। मेंटेन कांस्टेंट एंट्रोपी, गलत है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई बिलीव आप लोगों ने सेशन को एंजॉय करा होगा। बहुत अच्छे अच्छे से क्वेश्चंस मैं लेकर के आ रहा हूँ। और गाइस अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो गुलाबी दिल के साथ सेशन को लाइक जरूर करना, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है देन डू सब्सक्राइब इट। इंतजार किस चीज का है मेरे लाल? और यहाँ पर जाकर के वीडियो सेक्शन में और लाइव सेक्शन में आप सेशंस को देखो, आप लोगों को नेक्स्ट लेवल पे मजा आएगा। और इसी तरीके के सेशन के लिए हम मिलेंगे अगले दिन, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।